हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिल्ली के सुल्तान, इसमें मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको भी समझते हुए चलेंगे, और पूरा का पूरा पैराग्राफ का जो मीनिंग निकल करके आएगा उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। और इस चैप्टर में जो कहानी दी गई है वो पूरे इतिहास के किस कालखंड के बारे में बताया जा रहा है, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा ले, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के सारे चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली के सुल्तान। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले लिखा गया है कि हमने अध्याय 2 में देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर के रूप में 12वीं शताब्दी में ही बना। ठीक है, तो दोस्तों, जो हमने पिछला चैप्टर 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी पढ़ा था, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, तो इन शताब्दियों के बीच में दिल्ली का हमको कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि दिल्ली जरूर 12वीं शताब्दी के बाद एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभरा। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखता है दोस्तों, तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? ठीक है, पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी वो देखना है। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। ठीक है, तोमरों को किसने परास्त किया? अजमेर के चौहानों ने। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1150 इसके आसपास क्या होता है कि तोमरों को, जो दिल्ली में शासन कर रहे थे, चौहानों ने हरा दिया। ठीक है, जो पहले चहमान के नाम से जाने जाते थे, अब ये चौहान के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते थे जो अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाए थे। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों को पहचानिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। तो देखिए दोस्तों, हम तालिका 1 में चले जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे वो 5 वंश जिससे मिलके दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है, सबसे पहले तो दिल्ली में कौन शासन करता था? तोमर लोग। ठीक है, जो कि राजपूत वंश था। अब इसको हराया किसने? चौहानों ने। चौहान को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार जाता है तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी से। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का शासक बनता है। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो ये थे गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद क्या होता है? यहाँ पे खिलजी वंश आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन करता है, और पूरा का पूरा गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में कौन आता है? तो दिल्ली में उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक शासन करता है? तो 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश में कौन कौन राजा होता है? जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश कब से कब तक चलता है? तो 1320 से 1414 तक। इस वंश में आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मुख्य राजा।
यहाँ पे 1320 से 24 गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सैयद वंश आता है जो कि 1414 से 1451 तक शासन करता है। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश में 1451 से 1526 तक शासन किया। उसके बाद यहाँ पे मुगल शासन की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये रहे दिल्ली के शासक। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना इन्हीं 5 वंशों से होती है। किन 5 वंशों से? तो प्रारंभिक तुर्की शासक, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, रजिया और गयासुद्दीन बलबन है, इनको हम गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश पहला हो गया, खिलजी वंश दूसरा हो गया, तुगलक वंश तीसरा हो गया, सैयद वंश चौथा हो गया और लोधी वंश पांचवा हो गया। तो इन 5 वंशों से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, इन्हीं 5 जो वंश है उन्हीं को दिल्ली सल्तनत के शासक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली एक कोहना, सिरी और जहांपनाह को पहचानिए। तो ये मानचित्र 1 है दोस्तों। यहाँ पे देहली एक कोहना आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देहली एक कोहना है। सिरी जो है वो यहाँ पे है, जहांपनाह जो है वो यहाँ पे है। तो इन सारे शहरों की स्थापना भी इन्होंने की, यही कहा गया है। सेकंड टॉपिक है दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलती है तो कैसे मिलती है। ठीक है, यहाँ लिखा है, हालांकि अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला, इनके माध्यम से काफी सूचनाएं मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास हैं जो तारीख या फिर तवारीख हैं। ठीक है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो ये जो तारीख एक वचन है और इसका बहुवचन होता है तवारीख, इसको हम लोग इतिहास कहते हैं। तो ये इतिहास लिखे गए थे उनके शासनकाल में। ठीक है, किस भाषा में लिखे गए थे? तो फारसी भाषा में, क्योंकि उस समय के प्रशासन की भाषा फारसी थी। ठीक है, तो देखिए तवारीख जो है वो इतिहास है। तो तवारीख के लेखक कौन होते थे? सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत सलाह के महत्व पर बल देते थे। ठीक है, जो तवारीख के लेखक होते थे वे लोग। एक बार किसी ने इस तरह की बात कही थी जो इस बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, इसका आपको हेडिंग दिया गया है न्याय चक्र। तो ये क्या है वो देखिए। 13वीं सदी में एक इतिहासकार है जिसका नाम है फक्र ए मुदब्बिर। ठीक है, एक इतिहासकार है 13वीं शताब्दी में, यानी 1200 के आसपास। उसका नाम क्या है? फक्र ए मुदब्बिर। तो ये क्या कहते हैं, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। अब सैनिक जो है वो वेतन के बिना नहीं जी सकते। अब वेतन आता है तो किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से आता है, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये एक तरह के पूरे न्याय चक्र को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह की बात कौन करता है? फक्र ए मुदब्बिर। ठीक है, जो कि तवारीख के लेखक हैं 13वीं शताब्दी के आसपास। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें, मतलब हमें ध्यान में रखना है। पहला क्या बात ध्यान में रखना है? तवारीख के लेखक जो है वो नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद कभी ही रहते हों। दूसरी बात यह है कि वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तीसरी बात ये याद रखना है कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, ये भी बात है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे।
सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो इस तरह की चीजें भी हुई। लोग लिंग भेद को हटाने की बात तो करते थे, लेकिन उसे व्यवहारिक रूप से पालन नहीं कर पाते थे। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार देखिए। रजिया सुल्तान के बारे में जब वो सुल्तान बनने जा रही थी, तो मिन्हाज सिराज का क्या विचार है उसको यहाँ पे दिखाया गया इस बॉक्स के माध्यम से। यहाँ लिखा गया है, मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श व्यवस्था बनाई है, ठीक है, ईश्वर ने जो आदर्श व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों के बावजूद आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत है। तो काकतीय वंश का एक समय वारंगल क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में शासन था। तो फिर इसकी एक रानी थी रुद्रम्मा देवी। वो क्या करती थी, जिसका शासनकाल 1262 से 1289 है। तो ये जो है ना, अपने सभी अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों की तरह लिखवाती है ताकि सभी लोग उसको स्वीकृति प्रदान करें, ठीक है। लेकिन रजिया जो है ऐसा नहीं करती है। वो साफ साफ अपने अभिलेखों सिक्कों में लिखवाती है कि मैं सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हूँ, ठीक है। ये खुद को पुरुष होने का दावा नहीं करती है। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। ये 1980 से 1003 इनका शासनकाल था। उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है, लेकिन पुरुष भाव पैदा करने के लिए उसको दिद्दा कहा जाता था। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है दोस्तों टॉपिक, वो दिया गया है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब ये गैरिसन शहर क्या होता है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। गैरिसन किसको बोलते हैं, तो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों का जो शहर था उसको हम लोग गैरिसन शहर कहते हैं, जहाँ रक्षक सैनिकों की टुकड़ी रहा करती थी, ठीक है, निवास करती थी, उसको गैरिसन शहर कहते हैं। तो 13वीं शताब्दी में क्या था कि 13वीं शताब्दी में इनका शासन, दिल्ली सल्तनत का शासन सिर्फ इन्हीं शहरों के आसपास था, ठीक है। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटपाट पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो इस तरह की चीजें थी। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते दिल्ली सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इस अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर
नए किले, गैरिसन शहर और नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए गए। इस तरह की चीजें हुई। दूसरा विस्तार सल्तनत का बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मुहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियानों के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त कर सब शहरों पर कब्जा किया और इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? यहाँ पे जो मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से अभियान चले। यहाँ देखिए मानचित्र 3, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। दिल्ली से यहाँ 1299 में गुजरात जाया जाता है, 1303 में चित्तौड़ में, 1301 में रणथंभौर में हमला किया जाता है, 1302 से 1303 में यहाँ वारंगल में आक्रमण होता है। उसके बाद मांडू में 1305, देवगिरी से फिर यहाँ पे 1311 में वारंगल फिर जाया जाता है। फिर यहाँ होयसाल से 1311 में तंजौर जाया जाता है और यहाँ काकतीय वंश का शासन इस आंध्र प्रदेश वाले इलाके में था, यह भी आपने देखा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ गुजरात, सोमनाथ, इस तरह का आक्रमण यहाँ पे हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारतीय अभियान में। तो इस तरह से इतने बड़े क्षेत्र को भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैन्य अभियान के द्वारा अपने नियंत्रण में रखा गया, ठीक है। किस हद तक नियंत्रण की स्थिति थी वो हम देखेंगे। यहाँ देखिए खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नजदीक से एक नज़र। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत किस तरह का प्रशासन यहाँ पे था, ठीक है। देखिए दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो दोस्तों ये जो दिल्ली सल्तनत में जो शासन करते थे, जो राजा लोग थे, वे गुलाम खरीदते थे, ठीक है, और अपने गुलामों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और गुलाम भी अपने मालिक पर पूरी तरह से निर्भर होता था। इन गुलामों को फारसी भाषा में बंदगां कहा जाता था, ठीक है। इन गुलामों को बढ़िया तरीके से प्रशिक्षित करके महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर रखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या लिखा है। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो इल्तुतमिश तो सिर्फ अपने गुलामों पर ही भरोसा करता था। उसके बाद खिलजी और तुगलक वंश के शासकों ने भी इन पर भरोसा किया और इनका इस्तेमाल करते रहे बंदगा का, ठीक है। और अपने से निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको भी उच्च स्थान दिया, उच्च पद दिया, ठीक है। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद नियुक्त किए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों को गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। तो दोस्तों ये लाइन क्या कह रहा है कि जैसे इल्तुतमिश शासक बना तो इल्तुतमिश ने अपने सभी भरोसेमंद गुलामों को महत्वपूर्ण पदों पर रखा, ठीक है। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और कोई उसका उत्तराधिकारी जब शासक बनता था, तो वो जो राजनीतिक पद पे जो पहले से बैठ गए हैं, जिसको इल्तुतमिश ने गुलामों को रखा था, वे इल्तुतमिश के प्रति तो
वफादार थे, लेकिन उसके उत्तराधिकारी के प्रति कभी भी वफादार नहीं रहे जो बाद में शासक बना। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। जो भी शासक अपने भरोसेमंद गुलामों को महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर रखता था, उसके बाद के शासकों के प्रति उन गुलामों की वफादारी बिल्कुल भी नहीं होती थी। ठीक है, तो इसी लाइन को यहाँ पे लिखा गया है कि गुलाम और आश्रित अपने मालिकों को और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। तो नए सुल्तान जब आते थे तो वे लोग अपने नौकर रखते थे। ठीक है, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। ठीक है, तो तवारीख के जो लेखक होते हैं, निचले पद के लोगों को जब अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक का शासन वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो निम्न जाति के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पद दिया जाता था। तो इसका घोर आलोचना करते थे जो तवारीख के लेखक होते थे और उच्च पदों पे जो बैठे रहते थे वे लोग। ठीक है, साथ ही नए सरदार और पुराने सरदारों के बीच भी टकराहट होते रहता था। जैसे पिछला शासक जो सरदार अपने राजनीतिक शासन काल में रखा था, अब जो नया शासक आया, ठीक है, तो वो अपना सरदार बनाते थे, अपने गुलामों को, नौकरों को उन पदों पर रखते थे। तो पुराने और नए सरदारों के बीच टकराहट बढ़ती जाती थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, तो भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया इन्होंने भी। ये इक्ता कहलाते थे। तो इक्ता क्या कहलाता था, देखिए, पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, और ये इलाके जो हैं वो इक्ता कहलाते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अगर आप ये चीज़ें समझते हैं, इक्ता समझते हैं, तो इक्ता व्यवस्था समझ में आएगा। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इक्ता आप समझ लिए। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी जो थे वो इक्तेदार या फिर मुक्ति कहे जाते थे। जो इक्ता होता था, उसका जो संभालने वाला अधिकारी होता था वो इक्तेदार या फिर मुक्ति कहा जाता था। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूली किया करते थे। इनको राजस्व वसूली करने का अधिकार था। ठीक है, और राजस्व के रूप में मिली हुई रकम से वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे, और मुक्ति लोगों पर काबू रखने के लिए का सबसे प्रभावी तरीका था। जो मुक्ति लोग थे, मुक्ति जो सूबेदार बनाए जाते थे इक्ता के, मतलब जो इक्ता का जो मालिक होता था, जिसको इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था, इन पर काबू करने के लिए जो राजा होता था, दिल्ली का सुल्तान होता था, वो इनके स्थानांतरण की व्यवस्था करके रखा था। मतलब आजकल जैसे डीसी लोग का ट्रांसफर होता है, उसी तरह से यहाँ भी इक्तेदारों का ट्रांसफर होते रहता था। ठीक है, और इन इक्तेदारों को राजा के लिए, सुल्तान के लिए उपहार कभी कभी लाने की जरूरत होती थी। जैसे यहाँ पे देखिए, इनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। तो इस तरह के नियम भी बनाए गए थे जिससे इक्तेदारों पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए
राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूल करे और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी थी। इसका हिसाब लेने के लिए, लेखा जोखा करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो इनका पूरा बायोडाटा रखता था। ठीक है, और इनको कुछ लिमिटेशन में भी रहना पड़ता था, ये जो मुक्ति लोग थे उनको। ठीक है, कि तय जो निर्धारित कर है उसको ही उतना ही वसूल करना है और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखना है। ये खिलजियों के समय में इस तरह की व्यवस्था थी। तुगलकों के समय, ये मोहम्मद तुगलक के समय का कानून है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए दोस्तों, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी, इसको हम मिटा लेते हैं, यहाँ लिखा है जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को, फिर इस तरह से हो जा रहा है, अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। तो इस तरह जब इनकी शक्ति बढ़ती गई तो अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। कौन लोग? भूमि के स्वामी सामंत और अमीर जमींदारों को। ठीक है, ये सुल्तान लोग। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया। तो दोस्तों, जो स्थानीय सामंत होते थे उनसे कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आया तो। ठीक है, और जो भू राजस्व वसूल करने का जो काम था वो अपने अधिकार में ले लिया, सामंतों से ये अधिकार छीन लिया। ठीक है, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया और उनको भी टैक्स देने को बाध्य किया। ठीक है, सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब किताब बड़ी सावधानी से रखा है। इसने जमीन की माप जो किया, पूरा डिटेल्स इसको पता होता था कि उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक है, किस जगह पे क्या फसल उग रहा है, पूरा का पूरा इसको विस्तृत विवरण पता होता था अपने साम्राज्य के बारे में। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और उस समय 3 तरह के कर थे। पहला कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशी कर था और तीसरा घरों पर कर था। तो 3 जगह से टैक्स लिया जाता था। कृषि पर, जिसको खराज कहा जाता था, जो लगभग 50% होता था। उसके बाद मवेशी पर टैक्स लगता था, घरों पर टैक्स लगता था। दोस्तों नेक्स्ट है, यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा का पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें पैठन के सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। जैसे पैठन में, ठीक है, सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, मतलब नहीं जीत पाई थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया और अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था, फिर वे आजाद हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना पर हमला किया। ठीक है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। ठीक है, तो चंगेज खान 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांसोक्सियाना पर हमला करता है। उसके तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत को भी इसका धावा झेलना पड़ता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों में के आरंभ में भी दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी करी और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भी भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। इतना भारी विशाल स्थानीय सेना खड़ा किया और इस सेना को इसलिए खड़ा किया था कि जब मंगोल आक्रमण हो तो बचा जा सके। लेकिन इतनी बड़ी सेना को वेतन देना और इनको संभालना ये भी तो था जो कि काफी चुनौतियों से भरा हुआ था दोनों
शासकों के लिए। तो इन दोनों शासकों ने किस तरह से इसका सामना किया, इस चुनौती को पार किया, वो हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और मोहम्मद तुगलक आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। देखिए ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, ये है मोहम्मद तुगलक। ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्तों, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 में और 1300 में। ठीक है, और 1302 और 1303 में, मतलब 1299 1300 यहाँ पे हुआ हमला एक, दूसरा हमला हुआ 1302 से 1303 में। और इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थाई सेना भी खड़ी की। अब इसके लिए मोहम्मद तुगलक क्या करता है मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। ठीक है, सल्तनत पे हमला होता है प्रारंभिक वर्षों में, मंगोल सेना परास्त हो गई। ठीक है, मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ओक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली थी, और एक अस्थाई सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। वो एक अस्थाई सेना भी तैयार कर रहा था, और इसलिए तैयार कर रहा था कि वो प्लान बना रहा था कि अब ट्रांस ओक्सियाना में भी हमला करना है। मंगोलों को तो हरा ही चुका था, मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था उसमें मंगोल परास्त हो चुके थे इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अलाउद्दीन इसके बाद क्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में आप इस शहर को ढूंढिए। ठीक है दोस्तों, सीरी नामक एक शहर बनाया था, तो उसको हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सीरी नामक शहर जो है वो हमको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये सीरी नामक शहर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो इस सीरी नामक शहर है जो, उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, गैरिसन शहर, और यहाँ पे सैनिक लोग रहा करते थे, और मंगोलों के खतरे के कारण इस सीरी नामक शहर की स्थापना की जरूरत पड़ी थी। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी तो सीरी नामक शहर गैरिसन शहर बनाता है, लेकिन मोहम्मद तुगलक क्या करता है, नए गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली एक कोहना के निवासियों को खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई, और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। तो दोस्तों ये जो मोहम्मद तुगलक है वो क्या करता है कि नया शहर बनाने के जगह पे ये क्या करता है कि दिल्ली में एक पुराना शहर था जिसका नाम है देहली ए कोहना। ठीक है, वहां के निवासियों को खाली करवा के दक्षिण में एक और राजधानी बनाया जिसका नाम था दौलताबाद, वहां सभी लोगों को भेज दिया, और देहली ए कोहना को सैनिक छावनी बना दिया। ठीक है, और इस तरह से तैयारी करता है वो मंगोलों से युद्ध करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि के रूप में सैनिकों का पेट भी तो भरना था, तो पेट भरने की समस्या को कैसे दूर करता है वो देखिए। गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। ठीक है, किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा के तौर पर तय कर दिया टैक्स, और वहां से सारा का सारा खाद्य सामग्री इसको मिल जाता था जो सीरी नामक गैरिसन शहर को बनाया था, तो वहां के सैनिकों को देता था, जिससे पेट भरने की समस्या समाप्त हो गई। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक इस समस्या को समाधान करने के लिए क्या करता है, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया उसने। ठीक है, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त टैक्स भी लगाए, और इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है मोहम्मद तुगलक, और इस कारण से इस क्षेत्र में अकाल भी पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। क्या करता है ये, सैनिकों को वेतन भी देना होता था, तो अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। ठीक है, और सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे,
और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। लेकिन इसको रोक लगाने के लिए क्या किया कि अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया और सबके दाम को निर्धारित कर दिया गया कि इससे ज्यादा दाम में बेचना नहीं है, ठीक है। और इसको चलाने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बहुत कई सारे सरकारी ऑफिसर लगाए, ठीक है, और बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, ठीक है। और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उनको सजा भी मिलती थी। तो इस तरह की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लगाई ताकि यहाँ कीमतें ना बढ़ जाए, इसलिए, ठीक है। और साथ में खाद्यान्न की भी जरूरत पड़ती थी, तो उसका हल कहाँ किया, गंगा यमुना दोआब में बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, तो वहां टैक्स लगा दिया कि 50% खाद्यान्न वहां से आएगा कर के रूप में, और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। इस प्रॉब्लम को मोहम्मद तुगलक किस तरह से सॉल्व करता है। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, ठीक है, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह वो क्या करता है, कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा, जिसका धातु का मूल्य सेम नहीं होता था, उसमें सांकेतिक रूप से लिखे गए थे नंबर्स, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ये सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के बने हुए थे। तो 14वीं शताब्दी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं हुआ। वे बड़े चतुर थे, वे क्या करते थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़े आसानी से बनाए जाते थे, जिससे बहुत सारा क्या हुआ, बहुत सारा मुद्रा, जाली मुद्रा बनाया गया और इससे मुद्रास्फीति की समस्या हो गई, ठीक है। इस तरह की चीजें भी हुई तुगलक के समय में। नेक्स्ट है दोस्तों, अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम क्या थे। तो प्रशासनिक कदम में क्या करता है, अलाउद्दीन काफी सफल रहा और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है और मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा करते हैं हम लोग। लेकिन मोहम्मद तुगलक का प्रशासनिक कदम क्या है, देखिए यहाँ पे मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे हैं। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे और करों में वृद्धि करके गंगा यमुना दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई थी और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा को वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना भी बनाई थी। हम जानते हैं कि मोहम्मद तुगलक असफल हुआ, लेकिन हम उसकी असफलताओं को देखते देखते ये भूल जाते हैं कि वो एक पहला शासक था जिसने पहली बार मुगलों के इलाके में अटैक करने की योजना बनाई थी और उसके लिए सैनिक भी इकट्ठे कर रहा था, ठीक है। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अलाउद्दीन खिलजी तो रक्षा करने के लिए सैनिक टुकड़ी को वहां पे सैनिक छावनी बनाया था, सिरी में गैरिसन शहर बनाया था, लेकिन जो मोहम्मद तुगलक कुहना ए दिल्ली में जो सैनिक छावनी बना रहा था वो आक्रमण करने की योजना से बना रहा था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, इसलिए हम इसको पूरी तरह से असफल शासक नहीं कहेंगे। कई चीजें हैं जो अलाउद्दीन खिलजी की तुलना में मोहम्मद तुगलक ने की है, लेकिन उसको हमको अलग नजरिए से, अलग तरह से देखना होगा, तब हमें पता चलेगा कि किसी भी शासक के द्वारा उठाया गया कदम भले ही सफल या फिर असफल हो, किसी न किसी तरह का महत्वपूर्ण परिवर्तन पूरे के पूरे साम्राज्य में लेकर जरूर आता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसा था, ठीक है। हमने 12वीं शताब्दी में इस तरह की बातें पढ़ी, दिल्ली सल्तनत
की स्थापना पढ़ा। दिल्ली सल्तनत का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसका विस्तार कौन करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक करता है। इसमें पूरा का पूरा 5 वंश था, ठीक है। और इससे पहले दिल्ली का कोई नाम नहीं था, लेकिन इससे पहले 12वीं शताब्दी में राजपूत वंश जो हुए थे, उसमें जो चौहान वंश था वो दिल्ली पे शासन करता था। उससे पहले तोमर शासन करते थे, तो दिल्ली को राजधानी बनाए थे। तो तोमरों के बाद वहाँ पे चौहान लोग शासन करते हैं। पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन के युद्ध में हराकर मोहम्मद गौरी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है। लेकिन 1206 के बाद क्या होता है? इल्तुतमिश शासक 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहाँ पे इल्तुतमिश शासन करता है। उसके बाद रजिया सुल्तान बलबन, उसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस तरह के सैयद वंश, लोदी वंश, इस तरह से 5 वंशों ने यहाँ पे शासन किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ठीक है। लेकिन इसी समय में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसा था? हमने सल्तनत का शुरुआती फेज तो देख लिया, और जिस समय सुल्तान अपने चरम पर था, विस्तार की स्थिति में था, इसको भी हमने देख लिया अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के समय में, ठीक है। लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी जो कि सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का लास्ट का टाइम पीरियड है, इस समय में दिल्ली सल्तनत किस तरह का था वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि तालिका 1 फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश राज्य कर रहा था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। तो हम एक बार फिर से तालिका 1 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमको मिल जाएगा तालिका 1, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं 15वीं शताब्दी के बाद। तो 15वीं शताब्दी के बाद अगर हम देखें तो 15वीं शताब्दी में आपको दिखेगा ये सैयद वंश और लोदी वंश। सैयद वंश का क्या है? 1414 से 1451, ठीक है। उसके बाद लोदी वंश का कितना है शासनकाल? तो ये है 1451 से 1526, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, बार बार इस तरह से हो रहा है। तो दोस्तों ये जो सैयद वंश और लोदी वंश जब दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहे थे, तो यहाँ कई क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। कई क्षेत्रीय शासक स्वतंत्र उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। और इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। और इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे परंतु शक्तिशाली थे, और उनका शासन भी कुशल एवं सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जिसमें से शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 तक है, उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं इसको 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक चुनौती दे दी। हुमायूं तक को चुनौती दे दी और परास्त भी किया और हराया भी, ठीक है। और शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी और चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर जो 1556 से 1605 तक है, उसने भी जब मुगल शासक को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमानों के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। दोस्तों अपना जो आइडियल के रूप में इसको माना, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों अन्यत्र में ये चीजें दी गई है। 3 श्रेणियां, ईश्वरीय, शांति और नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में
के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी और इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार के रूप में इसका उपयोग करता था। नाइट से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड या फिर धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इस अभियानों ने नाइट की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन वर्गों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं शताब्दी तक आते के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं शताब्दी तक जो कुलीन वर्ग के लोग थे वे भी नाइट कहलाना चाहने लगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने धर्म युद्ध भी जाना और दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पूरा का पूरा अध्ययन किया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत जो कि 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक चला, इसमें कौन कौन से सम्राट जो हैं उन्होंने किस तरह से दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, मंगोलों के अटैक से इन्होंने किस तरह से अपना बचाव किया, गैरिसन शहर बनवाए। ठीक है, इन सभी को हमने देखा। और अगर हम इनकी वास्तुकला को देखें तो वास्तुकला में हम ये सब देख सकते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों कुवत अल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, जो कि 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बना तथा उसकी मीनारें यहाँ पे। यह जमा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक कोहना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक मीनार जो है वो 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। ठीक है, ये कुवत अल इस्लाम मस्जिद जो है ये पुराना शहर में है जिसको दिल्ली एक कोहना कहा जाता है और ये 3 सुल्तानों द्वारा बनाया गया है पूरा का पूरा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली, ठीक है, जहांपनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहांपनाह ढूंढिए। मानचित्र 1 में हमने जहांपनाह देखे थे, तो ये जो है वहाँ का मस्जिद है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस तरह का मंदिर भी है, मोठ की मस्जिद। सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। और चित्र 5 जो है इसमें जमाली कमाली का मस्जिद है, 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पे है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ स्थापत्य का भी निर्माण किया। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने बहुत कुछ इस चैप्टर पे जाना। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर दिल्ली सल्तनत ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको पूरा का पूरा रीडिंग हो गया होगा दिल्ली सल्तनत। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इसी तरह के और भी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखने हैं और हम अपने चैनल में क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट बना करके रखे हैं जिसमें आपको सारे के सारे वीडियो हिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे। साथ में अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल में प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैगजीन को भी रीड कर सकते हैं। आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पूरा का पूरा मैगजीन रीड करके रखा हुआ है चैप्टर वाइज, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अलग अलग वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको और कहीं से भी
कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।